नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और आज के इस सेशन में आप लोगों के साथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेटा फैक्ट डिस्कस करने वाला हूं, जो कि अभी एक रिसेंट रिपोर्ट में पब्लिश किया गया है। जी हाँ, आपको बताना चाहता हूं कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड लेवल पर फूड सिक्योरिटी को लेकर वर्क कर रही है, या एग्रीकल्चर अपलिफ्टमेंट को लेकर, या एग्रीकल्चर में होने वाले जितने भी चैलेंजेस है या जो नई रिसर्चेज हैं उनको लेकर काफ़ी एक्टिव है। और यहाँ अगर हम बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, और इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। अब ये जो रिपोर्ट है इससे पहले भी 2 बार पब्लिश की जा चुकी है। लास्ट टाइम 2010 में आई थी, और इस बार 2025 में अभी 24 मार्च को ही इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, रिलीज किया गया है। अब इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है, देखो इसके नाम से पता चल रहा है कि वर्ल्ड के अंदर जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है फूड और एग्रीकल्चर के लिए, वो आपका किस प्रकार से वर्क कर रहा है, या आज क्या कंडीशन है उसकी। मतलब हम लोग आज बहुत सारी ऐसी स्पीसीज को ग्रो करवाते हैं हमारे कंजप्शन पर्पस के लिए। यानी कि देखो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे फूड की डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है। और आप लोग इस बात को भी जानते हो कि आज अगर फूड टाइमली अवेलेबल नहीं हो पाया तो आने वाले टाइम के अंदर कहीं ना कहीं ये भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर कई इकोनॉमिक्स या साइंटिस्ट जो हैं वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो शायद खाने के लिए हो सकता है। क्योंकि आप ये समझकर चलिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो फूड एक सिक्योरिटी है उसको मेंटेन कर पाना या उसको बैलेंस कर पाना काफी डिफिकल्ट हो पा रहा है, और उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी फसलें, हमारी क्रॉप्स। तो आपको एक बात के बारे में पता होगा, जैसे कि हम राइस, व्हीट, मेज, ये वो क्रॉप है जिनको हम मेनली कंजप्शन करते हैं। लेकिन वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं, और अलग अलग कंट्रीज में फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो भी अलग है, वहां की लोकल हैबिटेट के अंदर जो स्पीसीज ग्रो करवाई जाती हैं वो अलग है। तो अब क्या है इस रिपोर्ट के अंदर ऐसा जो आपको जानना जरूरी है, तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को 24 मार्च 2025 को क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। और अब यहां अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट के अंदर मेनली मेंशन किया गया है कि जैसे कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अब प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का मतलब यहां पर क्या है कि इसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल है जो कि प्लांट ओरिजिन है, उसमें सीड भी आएगा, और उसके अंदर आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेटिंग मटेरियल भी आएगा, या कोई भी आपकी एक फंक्शनल यूनिट है जो कि एक हेरिडिटी यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर प्लांट में आपका कैरी ओवर करती है जीन को, तो उसका कंजर्व करना, या उसके ऊपर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है कि कितना आज प्रेजेंट टाइम में ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो कि मेजरली ग्रो करवाई जा रही है, इतनी कौन सी स्पीसीज है जो कि थ्रेट में है, यानी कि आने वाले टाइम में जिनके ऊपर खतरा बढ़ सकता है, इसके ऊपर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। अब अगर हम बात करें तो यहां पर जो कंपोनेंट है इस रिपोर्ट के वो क्या है, तो इसके मेन कंपोनेंट है कि भाई एक तो ऐसी कौन सी वेराइटीज है जो कि प्रेजेंट टाइम में ग्रो करवाई जाती है, जिनको रिसर्च करके अभी पब्लिश किया गया है, या इन वेराइटीज को रिलीज किया गया है, और करंटली इन वेराइटीज को ग्रो करवाया जा रहा है और आने वाले टाइम में ग्रो करवाया जाएगा। इसके साथ में ऑब्सोलेट वेराइटीज वो होती हैं जो कि हिस्टोरिकल प्रेजेंस रखती हैं, जिनका जेनेटिक सिग्निफिकेंस होता है, और ये ओल्डर वेराइटीज होती हैं बट इनका काफी इंपॉर्टेंस रहा है, एक हिस्ट्री के अंदर इनका काफी बड़ा रोल प्ले किया इन्होंने, या आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा रोल प्ले किया है, और आज भी उनका जो है हम यूज कर सकते हैं किसी न किसी वे के अंदर। और इसके साथ में प्रिमिटिव कल्टीवार्स या फार्मर वेराइटीज वो होती हैं जो कि लोकली फार्मर्स के द्वारा मेंटेन की जाती है, इनको हम लैंड रेसेस के नाम से भी जानते हैं, लोकल वेराइटीज को या प्रिमिटिव कल्टीवार्स को। इसके साथ में क्रॉप वाइल्ड रिलेटिव, अब यानी कि ऐसी स्पीसीज हैं जो कि वाइल्ड हैं, यानी कि क्रॉप से एसोसिएटेड हैं, लेकिन इन स्पीसीज को हम लोग कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में वाइल्ड फॉर्म में, जंगली फॉर्म के अंदर जो है उपलब्ध है, लेकिन हम इनको कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, हम इनका कल्टीवेशन नहीं कर रहे। कल्टीवेशन का मतलब है कि ऐसी कोई भी वेराइटी अगर ह्यूमन मैनेजमेंट के अंडर में आ जाती है, हम खेतों में उगाना उसको स्टार्ट कर देते हैं, उसको बोला जाता है कि वो कल्टीवेशन में आ चुकी है। लेकिन अगर कोई भी वेराइटी जंगल में ग्रो कर रही है, या फिर कहीं ऐसी जगह ग्रो कर रही है जहां पर आपका ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है, तो वो आपकी वाइल्ड स्पीसीज होती है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। और वहीं अगर हम बात करें तो वीड, अब आपको पता है कि वीड भी एक बहुत आपका इंटीग्रेटेड पार्ट है किसका, एक एग्रीकल्चर का या क्रॉप प्रोडक्शन का, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वीड हैं जो कि वैल्यूएबल प्रेजेंस भी रखते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस भी है, और कुछ नेगेटिव रोल भी प्ले करते हैं, तो इनको भी इसके
अंदर इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है। इसके अलावा ब्रीडिंग एंड रिसर्च मटेरियल जो यहां पर आपका फॉलो किया गया है, तो इसमें इलाइट ब्रीडिंग लाइंस, म्यूटेंट्स या जो जेनेटिक रिसर्च की जा रही है, जेनेटिक जो स्टॉक्स है आपका रिसर्च का, वो क्या है, तो इन सभी वेराइटीज, इन सभी डेटा को आपका कंपाइल अप करके एक डेटा तैयार किया गया है, एक रिपोर्ट तैयार की गई है और उस रिपोर्ट को यहां पर जो है आपका पब्लिश किया गया है। अब बारी आती है जी फर्स्ट रिपोर्ट, यानी कि पहली रिपोर्ट कब आई थी, तो पहली रिपोर्ट जो है वो 1997 के अंदर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। और अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट के जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे वो क्या थे, एक तो देखो इसमें 154 मतलब कंट्रीज से डेटा जो है आपका कलेक्ट किया गया था, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो इसमें मेनली फोकस किया गया था जैसे कंजर्वेशन, किन किन वेराइटीज का कंजर्वेशन हो चुका है, पॉलिसीज क्या चल रही है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किन किन वेराइटीज के लिए है। इसके बाद में एफएओ मैनेज डेटाबेस, मतलब जो एफएओ के द्वारा डेटा मैनेज किया जाता है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स को लेकर, उसको यहां पर फॉलो किया गया था। इसके साथ में कंसोर्टियम ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च जो आपका है उनका क्या कंट्रीब्यूट है, क्योंकि इस आपका सीजीआईआर के अंडर में 15 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो इसका पार्ट होते हैं और इन सभी के अंदर आपका क्या डेटा है प्रेजेंट टाइम में, क्या रिसर्च को लेकर या कई नई वेराइटीज को लेकर क्या आपका जो है अपडेटेशन चल रहा है। इसके अलावा एफएओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस जो यहां पर जिसमें 200 साइंटिस्ट को जो है आपका इंक्लूड किया गया था, तो इस रिपोर्ट के अंदर ये सब डेटा जो है आपका यहां से मेनली जो है डेटा को कलेक्ट किया गया और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। इसके बाद में 2010 एक आपकी रिपोर्ट आई थी और 2010 की रिपोर्ट में यानी कि जो पहले की 1997 में रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है उस रिपोर्ट में कितना अपडेटेशन हुआ और अभी प्रेजेंट टाइम में ये भी फोकस किया गया कि हाईलाइट चेंजेस सिंस 1996 एंड फोकस्ड ऑन द ग्लोबल कंजर्वेशन नीड एंड गैप, मतलब आपका ग्लोबल कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट क्या हुई और इसमें कितना गैप आया, कितना जो है बदलाव आया, ये भी देखा गया। और इसके साथ में एम्फेसाइजिंग द लिंकिंग कंजर्वेशन विद क्लाइमेट रेजिलियंस एंड फूड सिक्योरिटी, मतलब जो क्लाइमेट में लगातार बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं और उसके साथ फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, यह भी यहां पर इसमें एम्फेसाइज किया गया था 2010 की रिपोर्ट में। और अब बात करते हैं 2025 की रिपोर्ट जो अभी आई है, इसमें मेनली सबसे पहले फोकस किया गया है क्रॉप कंसंट्रेशन, मतलब आज प्रेजेंट टाइम में भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 60% ग्लोबल फूड जो रिक्वायरमेंट है, ग्लोबल फूड जो प्रोडक्शन आपका होता है वो केवल और केवल यहां पर ये कह सकते हो कि शुगरकेन, मेज, राइस, व्हीट, पोटैटो, सोयाबीन, ऑयल पाम, शुगर बीट और कसावा, ये 9 ऐसी क्रॉप है जिनके ऊपर डिपेंडेंसी है ग्लोबल फूड प्रोडक्शन। टोटल जो आपका वर्ल्ड लेवल पर फूड प्रोडक्शन हो रहा है वो इन्हीं 9 क्रॉप से आ रहा है, मतलब सोच के देखो कितनी बड़ी वेरिएशन है, केवल 9 क्रॉप ही उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर पा रही हैं फूड की अवेलेबिलिटी को लेकर। और वहीं अगर हम बात करें तो इससे क्या हो रहा है, आपकी डाइवर्सिटी के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क आ रहा है और डाइवर्सिटी के ऊपर रिस्क की बात करें तो लगभग 6% ऑफ फार्मर वेराइटीज आर ग्लोबली थ्रेटेंड एंड विद ओवर 18% रिस्क एट 9 सब रीजन। अब देखिए यहां पर बताना चाहता हूं कि लगभग 6% जो है फार्मर वेराइटीज या जो लैंड रेसेस है इनके ऊपर खतरा है। ऐसी आपकी जो फार्मर वेराइटीज और लैंड रेसेस है वो अभी खत्म होने की कगार पर है, विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन ऐसे 9 रीजन है जहां पर 18% का रिस्क है। और ये 9 रीजन में से अगर हम बात करें तो साउदर्न अफ्रीका सबसे बड़ा, मतलब इसके अंदर यहां पर सबसे ज्यादा आपका इरोजन हो रहा है, जेनेटिक इरोजन, और इसके साथ में फिर कैरिबियन और इसके साथ में वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न अफ्रीका यहां पर आएगा। तो ये वो रीजन है जहां पर ज्यादातर ये कह सकते हो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंडिया सिनेरियो अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 50% यानी कि 50% जो आपकी फार्मर वेराइटीज और लैंड रेसेस है, लगभग 5 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स के अंदर इंडिया के अंदर वो आपकी थ्रेट में है, यानी कि अभी खतरे के अंदर है। तो 50% स्पीसीज जो आपकी फार्मर वेराइटीज हैं या लैंड रेसेस है, इन वेराइटीज का खतरा है कि विलुप्त हो सकती हैं, ये खत्म हो सकती हैं, इनकी अवेलेबिलिटी आने वाले टाइम में नहीं होगी या फिर इनका जेनेटिक इरोजन हो चुका होगा, इनकी जो एक्चुअल ये कह सकते हो कि कैपेबिलिटी जो है वो खत्म हो चुकी होगी, इनके अंदर बदलाव आ चुके होंगे। मतलब ये कह सकते हो कि जो आपकी वैरायटी की एक खुद की प्योरिटी है वो खत्म हो चुकी होगी। और आज हम क्या कर रहे हैं कि इन ट्रेडिशनल वैरायटीज को यूज कर अपने सीड को इंप्रूव कर पा रहे हैं। अगर आने वाले टाइम में ऐसा नहीं हो पाया तो इन वेराइटीज की जो आपका जेनेटिक इरोजन होने के कारण फूड सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा खतरा आ सकता है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो यहां पर XC2 कलेक्शन, तो लगभग 5.9 मिलियन एसेशंस जो है वो कंजर्व किए गए हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पर। और इसमें से अगर हम बात करें तो विद 41% सेफ्टी डुप्लीकेट मैनी स्टोर्ड इन स्वेलबॉर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। अब ये आपका स्वेलबॉर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट एक प्राइवेट ये कह सकते हो कि सीड जीन बैंक कह सकते हो, जहां पर मेजरली जो है लगभग 41% जो सेफ्टी डुप्लीकेटेड है इनको स्टोर
स्टोर किया गया है, और इसके साथ में ओवरऑल वर्ल्ड अगर हम बात करते हैं तो 5.9 मिलियन एसेंस है जिनको स्टोर किया गया है। XC2, अब देखो XC2 का मतलब होता है कि भाई आपके एनवायरमेंट से बाहर, अब जैसे मान के चलिए मैं आपका खेत में ही उगा रहा हूं और खेत में आपकी जिन स्पीशीज को ग्रो करवाया गया उनको मैंने हार्वेस्ट कर लिया, फिर ग्रो करवा दिया, तो मैंने क्या किया, खेत में उसको कंजर्व किया, तो वो है इन सीटू। लेकिन अगर मैं उस सीड को कलेक्ट कर और मेरे घर में किसी जीन बैंक में स्टोर कर देता हूं तो वो मेरा हो जाता है जी XC2 कलेक्शन। समझ में आ गया, XC2 कंजर्वेशन, ओन फार्म कंजर्वेशन एफर्ट। अब ओन फार्म मतलब इन सीटू कंडीशन में क्या एफर्ट लगाए जा रहे हैं, तो लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर एरिया 51 कंट्रीज के अंदर कल्टीवेट किया जा रहा है, किसके साथ, फार्मर वेराइटीज और लैंड रेसेस के साथ, ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। और क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। आप लोगों को पता है कि पिछले सालों के अंदर बाढ़ जैसी समस्याएं, या ये कह सकते हो कि जो आपका फ्लडिंग है या ड्रोट है, सूखा पड़ना है, या बहुत ज्यादा कई बार आपने देखा होगा कि किसी रीजन के अंदर आपका एक एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन अकर करती है, पूरे पहाड़ टूट जाते हैं, तो वो जो आपकी कंडीशन यहां पर हो रही है वो एक प्रकार से ये कह सकते हो कि उसकी वजह से भी आपका जर्म प्लाज्म है या जो लोकल वेराइटीज है उनके ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से पूरा का पूरा वहां से जेनेटिक लॉस हो जाता है, वेराइटीज खत्म हो जाती है और उसका बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये यहां पर इस रिपोर्ट के अंदर मेजर फाइंडिंग्स है जिनको फोकस किया गया कि भाई इस रिपोर्ट के अंदर ये डेटा आया है। अब जो नो क्रॉप की मैं बात कर रहा था, तो देखो यहां पर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर, जो ग्लोबल लेवल पर 60% जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो केवल इन नो क्रॉप से आता है। मान के चलिए अगर वर्ल्ड में टोटल आपका 100 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है सभी क्रॉप का, तो उसमें से लगभग 60 क्विंटल जो है वो केवल ये नो क्रॉप कंट्रीब्यूट करती है। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि यहां पर जो वर्ल्ड लेवल पर टोटल आपका फूड प्रोडक्शन हो रहा है उसका 60% कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम दीज 9 क्रॉप, एंड दीज आर द शुगरकेन, मेज यानी कि कॉर्न, राइस, व्हीट, पोटैटो, सोयाबीन, ऑयल पाम फ्रूट, जो आपका ऑयल पाम जिसको आप ऑयल कंजप्शन के लिए यूज करते हो, आज पाम ऑयल के नाम से जानते हो, इसके अलावा शुगर बीट और टोपिएका, ये वो मेजर 9 क्रॉप है जो कि अभी 60% ग्लोबल फूड प्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। और ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा थ्रेट है आज प्रेजेंट टाइम में। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ मूव नहीं करते हैं तो उस केस में आने वाले टाइम में फिर हमें यह बहुत बड़ा थ्रेट देखने को मिलेगा। और इसके साथ में अगर हम बात करते हैं तो आपका रिस्क टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, तो इसमें जो सबसे पहली बात की गई है वो डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ही बात की गई है कि अगर हम जेनेटिक या एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं करेंगे या फिर ये खत्म हो जाएगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसमें ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब हमारा एक प्रकार से जो ट्रेडिशनल वेराइटीज हैं या जो फार्मर वेराइटीज हैं, लैंड रेसेस है, प्रिमिटिव वेराइटीज हैं, ओल्ड वेराइटीज हैं, या जो आपकी डिफरेंट अदर जैसे कि मिलेट्स की बात करें तो ये वो क्रॉप, ये वो स्पीसीज, ये वो वेराइटी हैं जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी ग्रो कर सकती है और बेटर फूड प्रोडक्शन हमें दे सकती है। लेकिन अगर ये विलुप्त होती रही, खत्म होती रही, एक्सटेंशन होती रही, तो आने वाले टाइम में फूड अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिन क्रॉप को हम लोग ग्रो करवा रहे हैं, जिन वेराइटीज को ग्रो करवा रहे हैं, इनकी इतनी ससेप्टिबिलिटी नहीं है कि ये हमें बेटर प्रोडक्शन दे पाए। तो इसकी वजह यहां पर यह है कि लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी कुड लीड टू पोटेंशियल क्राइसिस ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड इफ एनी ऑफ दीज क्रॉप फेस लार्ज स्केल थ्रेट, मतलब यहां पर बड़े स्केल पर हमें थ्रेट देखने को मिल सकता है। नीड ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आएगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से लंबे टाइम तक हम फूड सिक्योरिटी और रेजिलियंस को मेंटेन कर सकते हैं, और यही आपका एफएओ के द्वारा रेकमेंड किया गया है। बार बार आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर बात की जा रही है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि हम एक फसल, एक वैरायटी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, आश्रित ना रहें। हमें अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करवाना चाहिए, हमें अलग अलग फसलों को उगाना चाहिए, और उनको हमें खाना भी चाहिए, कंजप्शन भी करना चाहिए, उनको जो है हमें प्रमोट भी करना चाहिए, क्योंकि उसी से आपकी एक डाइवर्सिटी मेंटेन होगी। और साथ में कह सकते हो प्रमोटिंग द अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप, मतलब आपकी जिन क्रॉप को अभी तक हम ग्रो नहीं करवा रहे हैं, उगा नहीं रहे हैं, उनको उगाया जाए। जैसे कि मिलेट हो सकती हैं, पल्सेस हो सकती हैं, ऑयल सीड्स हो सकती हैं, या जो वेराइटीज हमारे दादा परदादा उगाते थे उनकी बात कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एक डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी। और जो एकदम से आपका फसलों के ऊपर आपने देखा होगा कीट का प्रकोप बढ़ जाता है, बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, मौसम थोड़ा सा बदलाव होता है, तो उसकी वजह
वजह से फसल खराब हो जाती है। तो ऐसा नहीं होगा अगर हम डायवर्सिटी को मेंटेन करेंगे। अगर मेंटेन नहीं किया तो ये ससेप्टिबिलिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि जो क्रॉप का लॉस है वो बढ़ता चला जाएगा। इससे फार्मर की इनकम के तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन आने वाले टाइम में खाना अवेलेबल नहीं हो पाएगा भाई साहब। ये भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। इसके साथ में है एनकरेजिंग द जेनेटिक कंजर्वेशन, मतलब आपका जेनेटिक कंजर्व जो है ट्रेडिशनल और वाइल्ड वेराइटीज को मेंटेन करके हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग द सीड बैंक एंड सीड जीन बैंक, यानी कि आपके जो जीन बैंक है उनको मेंटेन किया जाए और ज्यादा जो है उनको एनकरेज किया जाए, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया जाए, या फिर जो फैसिलिटीज है उनको और ज्यादा बेटर इंप्रूव किया जाए। इन्वेस्टिंग एंड द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब जैसे कि नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी जो प्रैक्टिस है जिसके द्वारा हम लोग आपके जो जैसे कि पेस्टिसाइड है, आपके जो डिफरेंट केमिकल्स हैं, है ना, इनको यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के अंदर जो जनरेशंस हैं या जो स्पीशीज है उनको खत्म करते जा रहे हैं। इनकी जो एक्चुअल हैबिटाट है, इनका जो एक्चुअल अपना एक खुद का स्ट्रेंथ है, रेजिलियंसी है, वो खत्म करते जा रहे हैं। तो उसको हमें बदलाव करना पड़ेगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ फोकस करना पड़ेगा, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की तरफ फोकस करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग की तरफ फोकस करना पड़ेगा, नेचुरल फार्मिंग की तरफ फोकस करना पड़ेगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ थर्ड रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ वर्ल्ड PGRFA, यानी कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर। अब देखो यहां अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले तो यह कि इसको तैयार कैसे किया गया, तो मेनली यही है कि भाई एक 14th रेगुलर सेशन जो है कमीशन बिठाया गया था 2013 के अंदर। और फिर अगर हम बात करें तो जो ड्राफ्ट यहां पर जो है शेड्यूल किया गया 18th रेगुलर सेशंस के दौरान 2021 में, और उसके बाद में इंटीग्रेशन विद सेकंड GPA, यानी कि यहां पर इसका मतलब है कि ग्लोबल प्लान एक्शन के साथ इसको जो है इंटीग्रेट किया गया। एंड FAO वाज एडवाइज्ड टू कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्ली पार्टिसिपेशन, मतलब यहां पर क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका पार्टिसिपेट करके इसको तैयार किया गया। और इसके साथ में रिवाइज टाइमलाइन यहां पर क्या है कि इन द 16th रेगुलर सेशन 2017 द लॉन्च वाज पोस्टपोन्ड एंड थर्ड रिपोर्ट वाज रीशेड्यूल्ड फॉर रिलीज इन द 19th रेगुलर सेशन इन 2023। मतलब यहां पर ये जो रिपोर्ट आपकी है वो 2023 में या 2021 में, 2017 में उससे पहले आनी थी, लेकिन बाद में इसको आपका एक्सटेंड करते रहे और अभी रिसेंटली इसको 2025 में लाया गया है। और अगर हम बात करें तो इसमें कंट्रीब्यूट कितनी कंट्रीज का है, तो बताना चाहता हूं कि 127 कंट्रीज से डेटा लिया गया है, लगभग 4 रीजनल रिसर्च स्टेशन से डेटा लिया गया है, 13 इंटरनेशनल रीजनल आपके रिसर्च सेंटर है वहां से लिया गया है, एंड हैड प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ थर्ड रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ वर्ल्ड प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस डेटा वाज सोर्स्ड फ्रॉम 1637 स्टेक होल्डर एंश्योरिंग ए डाइवर्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन एफर्ट। मतलब यहां पर क्या है कि लगभग आपके 1637 स्टेक होल्डर से ये डेटा आपका कलेक्ट किया गया है, और उसमें जो इंस्टीट्यूट या रिसर्च सेंटर्स हैं वो यहां पर ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और 127 कंट्रीज का ये डेटा आपका है। और अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर सेकंड में यहां पर मेंशन किया गया है कि स्टेट ऑफ इन सिटू, फर्स्ट चैप्टर में था कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस किया गया, और सेकंड चैप्टर के अंदर इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि स्टेट ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन एंड ऑन फार्म मैनेजमेंट। मतलब अभी आज हमारे वर्ल्ड के अंदर आपका इन सिटू मैनेजमेंट, यानी कि फील्ड लेवल पर कंडीशन में जो आपका मैनेजमेंट हो पा रहा है वेराइटीज का या जो आपका स्पीसीज का, वो कितना हो पा रहा है। तो इसमें मेंशन किया गया है कि रेफर्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इन देयर नेचुरल हैबिटाट, जो आपकी प्राकृतिक उसकी जो अवस्था है, प्राकृतिक जो उसकी स्थिति है उसी में उसको मेंटेन किया जाना। एंड इट प्राइमरली फोकस ऑन द क्रॉप वाइल्ड रिलेटिव एंड वाइल्ड फूड प्लांट एंड कंजर्व एफर्ट टेक प्लेस इन प्रोटेक्टेड एरिया सच एज नेशनल पार्क एंड रिजर्व एरिया एंड अदर हाई कंजर्वेशन वैल्यू एरिया दैट सपोर्ट द जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। अब जैसे आपको पता होगा हमारे वर्ल्ड के अंदर आपके डाइवर्सिटी सेंटर, क्रॉप डाइवर्सिटी सेंटर आपको पता है बनाए गए हैं, तो उनको लेकर एक डेटा मेंशन किया गया है कि देखो नेशनल पार्क के अंदर या जो आपके डिफरेंट रिजर्व्स पे बायोस्फीयर जो रिजर्व है वहां पर इन वेराइटीज को, इन स्पीशीज को मेंटेन किया जाए, ताकि वहां पर ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा तो उसमें क्रॉप में कोई चेंजेस ज्यादातर नहीं आते हैं, बहुत कम चेंज आते हैं। वो चेंजेस जितने भी होते हैं वो नेचुरल चेंजेस होते हैं और वो आपका अलाउ भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको हम रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसके साथ में सर्वेइंग एंड इंटरवेइंग ऑफ द PGRFA, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो कंट्री रिपोर्टेड ऑन द नंबर ऑफ क्रॉप वाइल्ड रिलेटिव वाइल्ड फूड प्लांट एंड फार्मर वेराइटीज लैंड रेसेस सर्वेड और इंटरवेन इन द इन सिटू इंक्लूडिंग ऑन फार्म। मतलब यहां पर क्या है कि इस सर्वे के अंदर जो क्रॉप वाइल्ड रिलेटिव है, फूड प्लांट है या जो फार्मर वेराइटीज है, लैंड रेसेस है, उनको सर्वे भी किया गया। इसके साथ में स्पीसीज कंसिडर्ड दैट थ्रेटन द प्लांट जेनेटिक रिसोर्स
were identified. These include crop varieties, CVR and no longer cultivation food. Okay, तो यहाँ पर जो डेटा मैंने मेंशन किया गया था कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको जितना भी बता चुका हूँ सारी बातें वही है कि किस किस क्रॉप को लेकर, क्योंकि इसमें मैंने पहले आपको बताया था ना कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, तो वही बात यहाँ पर मेंशन की गई है। बट इसके अंदर ये जो आपका 6200 स्पीसीज की बात की जा रही है कि जिनको लगभग आपका सर्वे किया गया था, और इस सर्वे के अंदर आपका फाइंड आउट किया गया कि 45% ऑफ टैक्सा बिलोंग टू फूड क्रॉप एंड क्लासिफाइड इनटू द 9 क्रॉप ग्रुप। मतलब यहां पर क्या है कि जो आपकी जो फूड क्रॉप है वो लगभग जितना भी डेटा आपका पास कलेक्ट हुआ था वो उनमें से 45% जो आपकी है वो क्या है, फूड क्रॉप है, और इनको 9 क्रॉप ग्रुप के अंदर अलग अलग डिवाइड किया गया है। और अगर हम बात करें तो यहां पर डिफरेंट जो आपके सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है वर्ल्ड लेवल पर, जो वेविलो के द्वारा इनको जो है रिवाइज भी किया गया था, तो वो कौन कौन से हैं। जैसे चाइना सेंटर है तो चाइना, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। इंडियन सेंटर की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका। इंडो मलेशिया की बात करें तो थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। सेंट्रल एशियन सेंटर, नियर ईस्टर्न सेंटर, मेडिटेरियन सेंटर, एब्सिनियन सेंटर, मिजो अमेरिकन सेंटर, साउदर्न अमेरिकन सेंटर, सेंटर एंड आपका ब्राजीलियन, ठीक है, वेस्टर्न ईस्टर्न, कोस्टल वेस्टर्न अफ्रीकन, ईस्ट अफ्रीकन सेंटर एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन सेंटर। तो ये सारा वो आपका एक सारे के सारे वो इंस्टीट्यूट, एक प्रकार से वो सेंटर है, डाइवर्सिटी सेंटर है, जहां पर बहुत ज्यादा बल्क में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आपको पता है ना कि डाइवर्सिटी जहां पर ज्यादा होती है वहां पर विभिन्नता बहुत ज्यादा होती है। जीव जंतु मतलब प्लांट की स्पीसीज या फिर ये कह सकते हो कि जो एनिमल की स्पीसीज हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, वहां पर बल्क में देखने को मिलता है। तो ये आपके अलग अलग मेन सेंटर है जहां पर बहुत ज्यादा बल्क लेवल पर ये कह सकते हो कि डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कम्युनिटी सीड बैंक जो यहां पर वो क्या होते हैं, तो कम्युनिटी सीड बैंक वो होते हैं जो लोकल लेवल पर फार्मर के द्वारा या जो कम्युनिटीज होती हैं या जो आपके कोऑपरेटिव्स होते हैं वो इन सीड बैंक को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और इसमें मेनली जो आपकी फार्मर वैरायटीज हैं या जो लैंड रेसेस हैं या जो प्रिमिटिव वैरायटीज हैं उनको स्टोर करने का काम किया जाता है, जिससे आपका एक प्रकार से फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को आपका स्ट्रेंथन मिलता है, एनहेंसमेंट मिलता है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर्स इन एग्रीकल्चर, मतलब जो आपके डिफरेंट डिजास्टर्स हुए हैं, फ्लड आया है या आपका ड्रोट पड़ा है, तो उसका क्या नुकसान हुआ है। तो इसमें बताया जा रहा है कि लगभग आपका 2012 से लेके 2019 तक 4000 डिजास्टर्स अकर किए हैं। मतलब आपके ये कह सकते हो कि बहुत बड़े बड़े एक प्रकार से ये जो है देखने को मिले। इसके अंदर हमारा ड्रोट, फ्लड, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, स्टॉर्म, फ्रोस्ट, पेस्ट एंड डिजीज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी वो कंडीशंस हैं जो आपके डिजास्टर्स में इंक्लूड होती हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम बात करें तो क्रॉप, लाइवस्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एक्वाकल्चर एब्जॉर्ब्ड 26% ऑफ टोटल डैमेज एंड लॉस। मतलब आपका ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन सभी डिजास्टर्स की वजह से आपका लगभग 25% जो है लॉसेस देखने को मिले हैं। और अगर हम बात करें तो द इंपैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द लाइवलीहुड, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन ऑफ आपका अफेक्टेड पॉपुलेशन। मतलब यहां पर एफएओ के 2021 के डेटा के अनुसार लगभग आपका इसका इंपैक्ट जो है लोगों के रहन सहन के ऊपर, लोगों के खान पान के ऊपर, लोगों की जो आने वाली जनरेशन है उनके ऊपर जो इसका इफेक्ट देखने को मिला है। इसके साथ में जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर भी देखने को मिला। अब यहां पर जो आपका क्लाइमेट इवेंट है, अब इनका इंपैक्ट क्या रहा, तो लगभग 75% जो आपका इंपैक्ट है वो क्लाइमेट इंपैक्ट की वजह से हुआ है, जिसके अंदर ड्रोट, फ्लड, टाइफून, हरिकेन, स्टॉर्म, फ्रोस्ट, हेल एंड स्नो है। और इसमें ड्रोट का कंट्रीब्यूशन 36% है और वहीं पर फ्लड का कंट्रीब्यूशन 25% है। और ये आपका 2021 की डेटा की रिपोर्ट के अनुसार जो है इसको मेंशन किया गया है, विच आइडेंटिफाइड दैट ड्रोट एंड फ्लड आर लीडिंग कॉज ऑफ एग्रीकल्चर डैमेज एंड लॉसेस। मतलब एग्रीकल्चर जो आपके लॉसेस मेजरली हुए हैं, डैमेज हुए हैं, वो कहीं ना कहीं किसकी वजह से हुआ है, वो इन दो कारणों की वजह से मैक्सिमम लॉस देखने को मिला है। और अगर हम बात करें तो थ्रेटन द प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, लगभग 2326 ऐसे टैक्सा या ऐसे स्पीशीज हैं जिसके अंदर फार्मर वैरायटीज, लैंड रेसेस और क्रॉप वाइल्ड वैरायटीज हैं जो कि आपकी विलुप्त होने के कगार पर हैं या फिर जो खतरे में हैं। और अगर हम बात करें तो यहां पर एक चीज और मेंशन किया गया कि दिस रिप्रेजेंट दैट 37% ऑफ टोटल 6204 टैक्सा जो स्पीशीज आपकी रिकॉर्ड की गई हैं ड्यूरिंग दिस रिपोर्टेड। मतलब ये आपका यहां पर जो है ये कह सकते हो कि ये जो वैरायटीज हैं वो लगभग आपकी जो खतरे की कगार पर है, विलुप्त होने की कगार पर है, वो लगभग 37% है, जो कि डेटा आपका रिकॉर्ड किया गया है उसके अनुसार है। और ये 2012 से लेकर 2019 के बीच में जो डेटा है रिकॉर्ड किया गया उसके अनुसार इसको दिखाया जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है, जैसे हमने अभी इन सीटू कंजर्वेशन की बात की थी, अब ये एक्स सीटू कंजर्वेशन का डेटा क्या है। तो इसमें अगर हम बात करें तो याद रखना कि एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि सीड को आप लो टेम्परेचर पर कहीं भी बाहर स्टोर करते हो या फिर हमारे ग्रीन
ग्रीन हाउस में उसको मेंटेन करते हो, इन विट्रो कंडीशंस के अंदर स्टोर करते हो, क्रायो प्रिजर्वेशन यानी कि लोअर टेम्परेचर के अंदर आप जो है स्टोर करते हो, तो वो आपका होता है। अब अगर हम बात करें तो क्योंकि आपको पता है लगातार अर्बन एरिया बढ़ रहा है, हमारा जो है जंगलों को काटा जा रहा है, तो इसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है वहां पर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको उस कंडीशन से बाहर लाकर स्टोर करना पड़ेगा। तो इसमें जो है आपका टोटल कितना स्टोर किया गया है, तो इसमें बताया जा रहा है कि टोटल जर्मप्लाज्म कितना है जो आपका एक प्रकार से नेचुरल हैबिटाट से बाहर स्टोर किया जा रहा है, तो लगभग 5.8 मिलियन एसेशंस है जिनको मीडियम और लॉन्ग टर्म कंडीशंस के अंदर स्टोर किया गया है। और ये डेटा आपका है लगभग 827 नेशनल जीन बैंक का 115 कंट्री से, जिसमें 4 रीजनल और 13 इंटरनेशनल जीन बैंक भी इंक्लूड है। इंक्रीज इन कलेक्शन लगभग 2009 के बाद 17% जो है डेटा इंक्रीज हुआ है डेटा कलेक्शन का, यानी कि जो आपका स्पीसीज को कलेक्शन करने का, स्पीसीज को स्टोर करने का, स्पीसीज को कंजर्व करने का। बायोलॉजिकल स्टेटस की बात करें तो लगभग 71% जो एसेशन है जिनको डॉक्यूमेंट किया जा रहा है, जिसके अंदर 1.43 मिलियन फार्मर वेराइटीज और लैंड रेसेस हैं, 7,16,000 वाइल्ड मटेरियल है, जिसमें आपका लगभग 5,41,000 क्रॉप वाइल्ड रिलेटिव है और 45,000 वाइल्ड जो है फूड प्लांट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिमेनिंग जो है वो इंप्रूव्ड वेराइटीज हैं और ब्रीडिंग मटेरियल है जिनको स्टोर किया गया है, जिनको आपका कलेक्ट किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें तो कंट्री ऑफ ओरिजिन नोन जो है वो इनमें से जितना भी डेटा आपका कलेक्ट किया गया है उसमें से 69% जो आपका है वो उनको मतलब ये कह सकते हो उनके कंट्री के बारे में नोन है, उनके बारे में डेटा आपका श्योर है। मेजर क्रॉप जो इसके अंदर कंजर्व किए गए हैं उसमें सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, रूट और ट्यूबर क्रॉप हैं और इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं। और वहीं पर स्टोरेज मेथड की बात करें तो लगभग 79% को एज ए सीड स्टोर किया गया है और बाकी को यहां पर ये कह सकते हो कि फील्ड कलेक्शंस और इन विट्रो जो स्टोरेज होती है आपकी उसके अंदर उनको स्टोर किया गया है। तो यहां पर ये कह सकते हो कि लगभग आपका जो डेटा यहां पर एक्सी2 में स्टोर किया जाता है वो ज्यादातर सीड की फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है। और अगर हम बात करें तो कॉमन मेथड जो कंजर्वेशन के हैं उसमें पहला आता है जी सीड जीन बैंक, जिसके अंदर ऑर्थोडॉक्स सीड ऐसे सीड होते हैं जो कि आपके सुखाकर ड्राई करके और लोअर टेंपरेचर पे स्टोर किए जा सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो मीडियम टर्म स्टोरेज जो होती है वो 5 to 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और इसमें 15 ±3 रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि कह सकते हो 12 से लेके 15% ह्यूमिडिटी के ऊपर इसको स्टोर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरेज में -70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर्स जो होते हैं उनके अंदर इसको स्टोर किया जाता है। तो यहां पर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्टोरेज की जा रही है। इसके साथ जो फील्ड जीन बैंक है, फील्ड जीन बैंक में क्या होता है कि जो रिकैल्सिट्रेंट सीड होते हैं जिनको आप सुखाकर लोअर टेंपरेचर पर स्टोर नहीं कर सकते हो, तो ऐसे सीड को वेजिटेटिवली प्रोपेगेट किया जाता है और यहां पर ज्यादातर इसमें 8 से 10% फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज इंक्लूड हैं। और इसके साथ में आपका इन विट्रो कल्चर और जो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसमें स्टोर किया जाता है आपके सीड को। इन विट्रो कल्चर का मतलब होता है जिसे टिश्यू कल्चर के द्वारा आपके प्लांट को ग्रो करवाकर और इसके साथ में कंट्रोल्ड कंडीशन में उनको ग्रो करवाया जाता है। और ये भी आपका शॉर्ट और मीडियम टर्म स्टोरेज जो है आपका आ जाता है, जिसके अंदर स्लो ग्रोथ कंडीशंस होती है जिसमें आपका स्टोर किया जाता है। इसके अलावा क्रायो प्रिजर्वेशन में मैंने बता दिया कि जो आपके टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेम होते हैं, पोलन्स होते हैं, डोरमेंट बर्ड्स होते हैं, जिनको लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर में स्टोर किया जाता है और ये आपका फील्ड जीन बैंक के लिए एक बैकअप का काम करता है या फिर इन विट्रो कल्चर के लिए बैकअप का काम करता है। स्टोरेज ऑफ पोलन तो स्टोर्ड एट -80 डिग्री सेल्सियस, जो पोलन्स होते हैं ना आपके उनको -80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है, रिमेनिंग वायबल फॉर अप टू 10 ईयर, यानी कि इन पोलन्स को 10 साल तक हम लोग जिंदा रख सकते हैं और वहीं पर एफिशिएंट फॉर जेनेटिक एक्सचेंज एंड स्पेशली इन द क्रॉप लाइक कोकोनट। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो डीएनए कंजर्वेशन, डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड स्टोर्ड इन -20 डिग्री सेल्सियस एंड -70 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो -20 और अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा -70 डिग्री सेल्सियस। एंड यूजफुल फॉर द मॉलिक्यूलर रिसर्च एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम, यानी कि इसको हम लोग जो है मॉलिक्यूलर रिसर्च या ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए जो है यूज कर सकते हैं आपके डीएनए कंजर्वेशन के लिए। तो यहां पर आपका चैप्टर 4 जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है कि हमें सस्टेनेबली जो है आपका यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 2020 तक अगर हम बात करें तो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर आपका डेटा कलेक्शन जो है इंक्रीज हुआ है। तो इसको लेकर हमें देखना पड़ेगा कि जो आपका सस्टेनेबल यूज हम कैसे कर सकते हैं। सस्टेनेबल यूज का मतलब क्या होता है कि भाई आपका एक प्रकार से जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए इनका जो इरोजन है उसको आपका कंट्रोल करते हुए, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया है। चैप्टर 5 के अंदर मेंशन किया गया है कि ह्यूमन और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम बात करें तो यहां पर जो मेजर ये देखने को मिला कि जो आपका मतलब
अभी तक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहे हैं। जितने भी प्रोग्राम आपके रन किए जा रहे हैं इनको कंजर्व करने के लिए, उन प्रोग्राम्स का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है, इंस्टीट्यूट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर, साइंटिस्ट आपस में कोऑर्डिनेट प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, अभी तक लैक ऑफ नॉलेज है, यंग साइंटिस्ट उनको इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और इसके साथ में बात करें तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो बेनिफिशियल बट इनकंसिस्टेंट ड्यू टू फंडिंग गैप, पैसा नहीं होने के कारण, फंडिंग गैप होने के कारण। अब इंस्टीट्यूट आपस में कोलैबोरेट तो करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म तक जब फंडिंग यानी कि पैसा अवेलेबल नहीं होगा तो ये रन नहीं कर पाते हैं। फंडिंग कांस्टेंट लिमिट ऑल द पीजीआरएफए एक्टिविटीज एंड रिलाइंग ऑन द प्रोजेक्ट बेस्ड सपोर्ट, यानी कि प्रोजेक्ट अगर आएंगे तो डेफिनेटली इन एक्टिविटीज को लॉन्ग टर्म तक रन किया जा सकता है और बिना पैसे की ये ज्यादातर जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और वहीं पर अगर हम बात करें तो ज्यादातर ये भी कह सकते हैं कि कई बार लैक ऑफ डेटा जो होता है इन वेराइटीज के बारे में, इन स्पीशीज के बारे में, या लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण भी ये चीजें जो है उतनी अच्छी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। और वहीं पर जेनेटिक इरोजन मॉनिटरिंग इन द इन सिटू एंड ऑन फार्म कंजर्वेशन नीड इंप्रूवमेंट, मतलब जो आपका इन सिटू कंजर्वेशन में जहां पर जो नेचुरल रिसोर्स कंडीशंस में जो आपका स्टोर किया जाता है वहां पर कई बार क्या होता है कि बहुत सारे आप ये कह सकते हो कि चेंजेस होने के कारण, एनवायरमेंटली चेंज होने के कारण उन स्पीसीज का इरोजन होता रहता है जो कि हमें मेंटेन करना पड़ेगा, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। इंटरनेशनल एक्सेस टू पीजीआरएफए हैज इंप्रूव्ड बट बेनिफिट शेयरिंग नीड एनहांसमेंट, मतलब वही डेटा आपका कि भी रिक्वायरमेंट है, जो आपका शेयरिंग बेनिफिट्स है उनको भी बढ़ाना पड़ेगा, उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। फार्मर राइट हैव प्रोग्रेस बट कॉन्फ्लिक्ट विद सीड लॉ रिमेन, मतलब जो सीड लॉज हैं उनको लेकर अभी भी कॉन्फ्लिक्शंस काफी क्रिएट रहते हैं। तो अभी तक फार्मर राइट जो है उनको प्रोग्रेस तो किया गया है, उनको इंप्रूव तो किया गया है, लेकिन फिर भी नीड है कि इसके अंदर और ज्यादा रिक्वायरमेंट की जाए। और स्मॉल फार्मर या स्मॉल होल्डर फार्मर, इंडिजिनस पीपल, वीमेन, यूथ हैज इंक्रीज बट स्टिल लिमिटेड, मतलब क्या है कि जो फार्मर का कंट्रीब्यूशन है, वीमेन्स का कंट्रीब्यूशन है, या जो आपके ये कह सकते हो कि जिन फार्मर के पास आपका इंडिजिनस नॉलेज है, उनके पास पुरानी जो नॉलेज है, उनका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ है बट अभी तक उतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। एंड पब्लिक अवेयरनेस हैज ग्रोन बट पॉलिसी मेकर इन अदर सेक्टर नीड बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर हम बात करें तो हम ज्यादातर और बाकी सेक्टर्स में बहुत अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं, उतना अच्छा एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी को लेकर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे तो आज ना हम लोग कितने लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, और मैं ये भी गारंटी देता हूं आप में से आधे लोग तो वीडियो देखना छोड़ चुके होंगे, बंद कर चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा कि भाई ये क्या चल रहा है, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारा तो काम चल ही जाएगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आने वाली जनरेशन ये इतनी अच्छी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, और ये बहुत जरूरी है आज को लेकर। और इन रिपोर्ट्स को हम लोग बहुत अनदेखा करते हैं और कारण यही होता है क्योंकि हम इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो की ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर द पीजीआरएफए डेटा एंड कंजर्वेशन, मतलब यहां पर मेनली जो ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पर इन डेटा को मेंटेन किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है, या फिर जो इसमें वर्क कर रहे हैं। तो इसमें पहला आपका है वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, जो कि आपका 1993 के अंदर एफएओ के द्वारा जो कि मॉनिटर यहां पर करता है एक्स-सीटू जर्मप्लाज्म कलेक्शन फॉर द कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ पीजीएफआर, मतलब यहां पर क्या है कि जो डेटा आपका कलेक्ट किया जाता है, एक्स-सीटू कंजर्वेशन की जाती है, उसको मेंटेन करना, उसको मॉनिटर करना जो है इसका काम है। इसके अलावा जीनसीसी ये ग्लोबल वेब प्लेटफॉर्म है जो कि आपका जीन बैंक को आपका एक प्रकार से एक्सेस देता है क्रॉप डाइवर्सिटी डेटा को मेंटेन करने के लिए। ग्रीन ग्लोबल ये भी एक अगेन आपका ओपन सोर्स जीन बैंक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि आपका स्टैंडर्डाइज ग्लोबल जर्मप्लाज्म इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। जीबीआईएफ ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क प्रोवाइडिंग ओपन एक्सेस है बायोडाइवर्सिटी डेटा के लिए, मतलब एक प्रकार से जो इंफॉर्मेशन है बायोडाइवर्सिटी को लेकर या इनको लेकर, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके प्लेटफॉर्म है और ये आपका एक इंफॉर्मेशन और अर्ली वार्निंग सिस्टम सेंटर है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें तो चैलेंजेस अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि भाई जेनेटिक इरोजन होता जा रहा है, जो मैंने बताया कि भाई एक्चुअल जो उसकी क्वालिटी है, एक्चुअल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके स्पीशीज के, वेराइटीज के, वो खत्म होते जा रहे हैं, उनमें मतलब चेंजेस आते जा रहे हैं, है ना। और वहीं अगर हम बात करें तो जैसे आपका मेन इसका कारण क्या है, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल जो आपकी क्रॉप वेराइटीज हैं वो डिक्रीज हो चुकी हैं और क्लाइमेट जो है वो भी लगातार बदल रहा है, और इसके साथ में मोनोकल्चर बढ़ चुका है, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण बढ़ चुका है, थ्रेटनिंग टू बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी लगातार खत्म होती जा रही है, फंडिंग गैप मतलब पैसा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है भाई, है ना, लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन नहीं हो पा रही है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज मतलब जितने भी आगे यंगस्टर्स आ रहे हैं उतनो या तो उनको नॉलेज नहीं है, या फिर जो लोग अभी इसमें इंटरेस्टिंग नहीं है, या फिर वो उतना अच्छा उसमें एफर्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं है। और पुअर डॉक्यूमेंटेशन यानी कि अभी तक डेटा पूरा कंप्लीट अवेलेबल नहीं हो पाता है।
है उनकी जो है अवेलेबिलिटी अच्छे से नहीं हो पा रही है। और सीड सिस्टम चैलेंज मतलब लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी लोकल एडेप्टेड सीड अफेक्टेड द पोस्ट डिजास्टर रिकवरी। मतलब सिंपल सा फंडा है कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये सारा यहां पर इस बात पे फर्क पड़ता है कि आज प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है कि हमारी जो लोकल वेराइटीज हैं, वाइल्ड स्पीसीज हैं, या जो बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करवाने की जो रिक्वायरमेंट है वो अभी जरूरत है। अदरवाइज हमारे आने वाले टाइम के अंदर जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो नहीं हो पाएगी और शायद एग्रो टेररिज्म बढ़ सकता है। और एग्रो टेररिज्म का मतलब होता है कि जब आपका कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के एग्रीकल्चर सिस्टम के ऊपर अटैक करती है और वहां का फूड सिक्योरिटी सिस्टम अगर तहस नहस कर दिया जाए तो वहां की जनता में त्राहिमाम मच जाएगा। और वहां लोग, जैसे कि आपको पता है श्रीलंका के अंदर एक हुआ था काफी टाइम पहले, 2-4 साल पहले, और वहां पर कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्शन हुआ था। तो सरकारें बदल जाती है ना, तो ये ऐसा ही कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में, तो इससे बचकर रहना पड़ेगा। और इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि हम लोग अभी से इसके ऊपर एफर्ट्स डालें और बाकी साइंटिस्ट इसके अंदर या फिर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसके अंदर बेहतरीन कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि पूरा सेशन आपको हेल्प करेगा और आने वाले टाइम के अंदर हम और भी ऐसी वीडियोस और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन जरूरी है आप लोगों का साथ और इसके लिए आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको ये सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।